हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9। चैप्टर 9 कविता है जिसका नाम है धरती की पुकार। उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में है कविता बोध से। कविता से जो क्वेश्चन है वह है मौखिक आपके। पहला क्वेश्चन है धरती क्या पुकार लगा रही है। इसका उत्तर है मुझको हरित बनाओ तुम। धरती पुकार कर क्या कह रही है? मुझको हरित बनाओ तुम। धरती यही पुकार लगा रही है। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा? उत्तर पेड़ पौधे लगाने से प्रदूषण कम करने में बहुत सहायता मिलती है। पेड़ पौधे लगाने से प्रदूषण कम करने में बहुत सहायता मिलती है। तीसरा प्रश्न है धरती हमें कौन सी चेतावनी दे रही है? उत्तर है धरती चेतावनी दे रही है कि प्रलय की घड़ी आ रही है। धरती क्या चेतावनी दे रही है? कि प्रलय की घड़ी आ रही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी खुद को क्यों मिटा रही थी? उत्तर है इंसान के लिए ही पृथ्वी खुद को मिटा रही थी। इंसान के लिए ही पृथ्वी खुद को मिटा रही थी। प्रश्न लिखित का अगला प्रश्न है धरती क्यों अकुला रही है? हमने धरती पर कौन कौन से कहर ढाए हैं? कोई 5 बिंदु लिखिए। 5 वाक्य में हमें लिखना है कि धरती क्यों अकुला रही है। उत्तर है धरती अकुला रही थी क्योंकि हमने उसकी हरियाली छीन ली है और कंक्रीट के जंगल उस पर उगा दिए हैं। हमने धरती पर बड़े कहर ढाए हैं। हम उन पर मकान बनाते हैं, उसी पर अन्न उगाते हैं और उसी को रौंदते हैं। हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया है, बल्कि सारे पर्यावरण को ही दूषित कर दिया है। अगला प्रश्न धरती को किस बात की चिंता है? उत्तर है धरती को अपनी चिंता नहीं है। हम लोग जो इतना प्रदूषण फैला रहे हैं तो धरती को यह चिंता है कि आखिरकार वह हमें कैसे बचाएगी। जो हम प्रदूषण कर रहे हैं या जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उससे धरती हमें कैसे बचाए, यह धरती को चिंता है। तो उत्तर है धरती को अपनी चिंता नहीं है। हम लोग जो इतना प्रदूषण फैला रहे हैं तो धरती को यह चिंता है कि आखिरकार वह हमें कैसे बचाए। अगला प्रश्न धरती की हालत क्यों खराब हो रही है? उत्तर है हम धरती का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पर मकान भवन बनाते हैं, अन्न जल उसी पे पाते हैं, फिर भी उसे रौंदते रहते हैं। इतना प्रदूषण हमने फैला दिया है कि धरती की हालत खराब हो रही है। अगला प्रश्न है हमारे सताने से धरती किस प्रकार कहर ढा सकती है? उत्तर है हमारे सताने से धरती पूरी दुनिया पर कहर ढा सकती है। लगातार कटते पेड़ और प्रदूषण फैलाती फैक्ट्रियां हमारे ऊपर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। प्रश्न तीसरा दिए गए कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। पहला है पेड़ पौधे लगाने से प्रदूषण कम होता है। सत्य। ख धरती को हरा भरा बनाने से तुम रोग मुक्त हो जाओगे।
सत्य। ग, नदियों के रुदन से कवि हमें ध्यान दिलाना चाहता है कि हम उन्हें प्रदूषित न करें। सत्य। घ, यदि लोग समय रहते न समझे तो सबके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। सत्य। धरती लोगों को आतंक रोकने के लिए आग्रह कर रही है। सत्य। प्रश्न नंबर 4, इस आशय की पंक्तियां चुनकर लिखिए। मुझे इतना मत सताओ कि मैं दुनिया में कहर ढाने के लिए विवश हो जाऊं। वास्तव में मुझे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी चिंता है। इसका यह आशय जिन पंक्तियों का है हमें उन्हें यहाँ लिखना है। तो वह पंक्तियां हैं, उत्तर में आएगा इतना सताओ न मुझे दुनिया में कहर ढाऊं मैं, अपनी नहीं चिंता मुझे कैसे तुम्हें बताऊं मैं। कविता की इन पंक्तियों का यह आशय है। ख, इस पृथ्वी पर चारों तरफ आतंक फैला हुआ है। आपस में लड़कर खून मत बहाओ। हमें इस आतंक को रोकना होगा और मनुष्य की जान का महत्व समझना होगा। इस आशय की हमें पंक्तियां लिखना है। तो पंक्तियां हैं कविता से। मुझ पर बड़ा जो भार है उसको जरा घटाओ तुम, आतंक को तुम रोक दो, यूं रक्त न बहाओ तुम। ये हमें पंक्ति कविता में से, ये पंक्तियां हमने कविता में से ली है जिसका आशय यह है। अगला है भाषिक कार्य। शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ड़ या ढ में अंतर समझकर उचित स्थान पर बिंदु लगाइए। पेड़, बिंदु लगाना है। पेड़, ड़ के नीचे बिंदी आएगी। बढ़ा, ढ के नीचे बिंदी आएगी। निडर, बड़ा, ड़ के नीचे बिंदी। सड़क, ड़ के नीचे बिंदी। ढक्कन, घड़ी, डगर, थोड़ा, बढ़ाऊं, ढूंढा, चढ़ाई। घड़ी में ड़ के नीचे बिंदी। डगर, थोड़ा, ड़ के नीचे बिंदी। बढ़ाऊं, ढ के नीचे बिंदी। ढूंढा, ढ के नीचे बिंदी। चढ़ाई, तो ढ के नीचे बिंदी। हमें उचित स्थान पर बिंदु लगाना था। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो पर्याय रेखांकित कीजिए। जो ये शब्द दिए हुए हैं उनके हमें पर्यायवाची शब्द रेखांकित करना है। धरती, धरती का पर्यायवाची है धरा। पर्याय शब्द है धरा और पृथ्वी। यह हमने रेखांकित किया है। धरती का पर्याय दो पर्याय शब्द रेखांकित करना है, जो ये हमने धरा और पृथ्वी किए हैं। अगला है हवा। हवा रेखांकित करेंगे वायु और बयार। हवा को क्या कहते हैं? वायु और बयार। यह है हवा के पर्याय। पेड़, पेड़ का पर्याय है वृक्ष और तरु। चेहरा, चेहरे का पर्याय है मुख और वदन। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर उनके एक एक वाक्य लिखिए। जो ये क हरि शब्द दिया हुआ है, हरि शब्द का अर्थ समझना है हमें और उनसे एक एक वाक्य बनाना है। तो हरि को बदर भी कहते हैं और विष्णु भी कहते हैं। तो हम इससे एक एक वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य होगा हमारा, अरे
देखो बंदर पेड़ पर बैठा है, इसे हरी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हरी, बंदर को। तो ये वाक्य हुआ, अरे देखो बंदर पेड़ पर बैठा है, इसे हरी भी कहते हैं। विष्णु, अगला वाक्य होगा, हरि का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगला है घट। घट मीन्स कम होना या होना। इससे वाक्य बनाएंगे हम। पहला वाक्य बनेगा, वह वजन घटाने का प्रयास करती रहती है। और दूसरा है होना, तो वाक्य होगा, यह काम किस तरह होना चाहिए। ग, हर। हर से हरण करना या प्रत्येक। इससे वाक्य बनेगा, रावण सीता को हर ले गया था। और सेकंड वाक्य होगा, हर बच्चे की कक्षा के प्रति जिम्मेदारी बनती है। घ है फल। फल मीन्स परिणाम और खाने वाला फल। वाक्य होगा, पहला वाक्य बनेगा, मेरा परीक्षा फल अच्छा आया है। सेकंड वाक्य बनेगा, फलों में मुझे सेब पसंद है। प्रश्न 4, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। प्रत्येक कारक का अर्थ के आधार पर कारक चिन्ह होता है, उसे कारक विभक्ति भी कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। संबंध क्या है? का, के, की। अधिकरण में पर संबोधन है या अरे। तो हम क्या करेंगे, दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारक का भेद लिखेंगे। जो ये रेखांकित कारक है मुझको, उनका हमें भेद लिखना है। यहाँ कर्म कारक के यहाँ हम भेद लिखेंगे। क है मुझको हरित बनाओ अब। कर्म कारक में आएगा अपादान, रोगों से मुक्ति पाओ तुम। अधिकरण, मुझ पर बनाते हो महल, मुझ पर बनाते हो महल। यहाँ आएगा कर्म कारक में अधिकरण, इतना सताओ न मुझे दुनिया में कहर ढाऊं मैं। संप्रदान, क का है अपादान, ख का है अधिकरण, ग का है अधिकरण, घ का है संप्रदान। इंसान ही के वास्ते में खुद को भी मिटा रही। संप्रदान। दिए गए कवितांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए ये कविता के अंश है, जो कविता दी हुई है उसे हम पढ़ेंगे और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नया प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि किनसे नया निर्माण करने को कह रहे हैं? उत्तर है, धरती के अमर सुपुत्रों अर्थात सभी देशवासियों से कवि नया निर्माण करने को कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में सपूतों को अमर क्यों कहा गया है? उत्तर है, हम जानते हैं कि जो देश के लिए जीवन देता है वह अमर कहलाता है। जो देश पर अपने प्राण न्योछावर कर देता है उसे अमर कहते हैं। इसलिए कविता में सपूतों को अमर कहा गया है। अगला प्रश्न, कवि नई स्फूर्ति, नव प्राण किसमें भरना चाहते हैं? उत्तर है, कवि जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति, नव प्राण भरना चाहते हैं।
अगला प्रश्न है, कवि ने किस किस को नया कहा है? उत्तर है, कवि ने प्रांत, बात, किरण, ज्योति, उमंगों, तरंगों, आस और सांस को नया कहा है। अगला प्रश्न, सुमन कब से मुरझाए हैं? कवि उनमें क्या भरना चाहते हैं? उत्तर है, सुमन कई युगों से मुरझाए हुए हैं, कवि उनमें नई मुस्कान भरने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। क, कवि किसे संबोधित कर रहा है? सभी प्राणियों को, देशवासियों को, सुविचार वाले लोगों को या सैनिकों को? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें सही चुनना है। तो राइट आंसर है देशवासियों को। क का पहला है देशवासियों को। ख, नया निर्माण से कवि का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है कवि का? नया घर बनाना, नए विचारों को लाना या पेड़ पौधे लगाना या पूरी तरह बदल डालना, नए विचारों को लाना। ग, कवि नई स्फूर्ति और नव प्राण भरना चाहता है। बच्चों के जीवन में, जन जन के जीवन में, सुमनों में या वृद्धों में? जन जन के जीवन में।